नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ में हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी का नामांकन आज। नामांकन में सीएम धामी, धन सिंह रावत रहेंगे मौजूद। सीएम धामी करीब 1 बजे पहुंचेंगे बद्रीनाथ विधानसभा के नामांकन के लिए। महेंद्र भट्ट सहित दिग्गज नेता भी नामांकन में शामिल होंगे। नामांकन के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। हरिद्वार में भी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। उपचुनाव के लिए करतार सिंह भड़ाना का नामांकन आज है। करीब 11:30 बजे मंगलौर विधानसभा में रोड शो करेंगे, एक रैली भी निकालेंगे सीएम धामी। अरुण सैनी हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, आज जो ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में नामांकन होने वाला है, कितना अहम रहने वाला है आज का दिन बीजेपी के लिए? और मंगलौर सीट की अगर हम बात करें तो मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है। हालांकि विधानसभा के उपचुनाव में अगर बद्रीनाथ सीट की बात करें तो वहाँ पे कुछ संभावनाएं बीजेपी के लिए बन सकती हैं, क्योंकि महेंद्र भट्ट की भी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बद्रीनाथ विधानसभा रही है। चूँकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके वोट का भी फायदा मिलेगा। राजेंद्र भंडारी के अपने वोट हैं, तो बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए तो ठीक है, लेकिन मंगलौर में आज तक खाता नहीं खुला है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी चुनाव में, और इस लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी पीछे रही है भाजपा कांग्रेस से। पर मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, और ऐसे में 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को यह मतगणना होगी। लेकिन बात की जाए तो नामांकन प्रक्रिया किस तरीके से लगातार 21 जून नामांकन की अंतिम तिथि है, और ऐसे में आज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही विधानसभा सीटों से दोनों ही प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में तमाम दिग्गजों का जो है जमावड़ा लगेगा। मंगलौर में सुबह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो भी करेंगे, और उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और उनके साथ साथ अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी जो है पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, और एक प्रदर्शन भी इसके जरिए जो है वो किया जाएगा। तो उसके बाद जो है बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में भी जो है तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे, प्रभारी जो है मौजूद रहेंगे, और जो अन्य पदाधिकारी हैं पार्टी के वो भी उनके नामांकन में मौजूद रहेंगे, और वहां पर भी जो है रोड शो निकाला जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी जो है भारतीय जनता। और ऐसे में बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी जो मंगलौर से विधान प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में भी कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज हैं, वो उनके नामांकन में मौजूद रहेंगे। कभी से कल भी जो है बैठक हुई, और बैठक में तमाम कांग्रेसी जो है वो एकजुट नजर आए। तो वहीं बद्रीनाथ प्रत्याशी लखपत बुटोला अपना कल नामांकन दाखिल करेंगे। कल नामांकन की जो है वो अंतिम तिथि है, लेकिन दोनों ही सीटों पर अगर समीकरण की बात की जाए, किस पार्टी के लिए समीकरण बन रहे हैं, किस पार्टी का जो है पलड़ा भारी है, तो ऐसे में अगर मंगलौर सीट को देखा जाए, मंगलौर सीट की अगर पहले बात की जाए तो मंगलौर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती जो है मंगलौर सीट देखी जा रही है। जिस तरीके से 2002 से ये सीट अस्तित्व में आई है, उसके बाद से लगातार जितने भी चुनाव इस सीट पर हुए हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा का जो चुनाव होता है, क्योंकि उसमें भी अगर मंगलौर की सीट को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक बार इस सीट पर जो है अभी ये सीट जो है 4 बार बसपा ने जीती है, 1 बार कांग्रेस ने जीती है। तो बसपा का भी अपना वर्चस्व इस सीट पर है, और बसपा ने भी इस बार दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में जो है वो भी समीकरण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के ही जो है वो बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त अगर देखा जा रहा है जिस तरीके से, तो ऐसे में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती मंगलौर सीट है। और लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी करीब 21 से 22 हज़ार वोट से जो है भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हारी है।
तो ऐसे में काफ़ी जो है चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए मंगलौर विधानसभा सीट बन सकती है। और जिस तरीके से लगातार दिग्गजों का जमावड़ा जो है वो मंगलौर विधानसभा सीट पर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में वो जीत हासिल करेगी, लेकिन ये आगे किस तरीके से रहता है ये अभी आने वाले वक्त पर निर्भर करता है। लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से 2000 हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर राजेंद्र भंडारी चुनाव जीते थे। हालांकि और लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, तो ऐसे में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन कांग्रेस इसे भी मुद्दा बनाने में जो है वो पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है, भाजपा पर आरोप लगा रही है, तंज भी कस रही है कि जो है भाजपा के पास अपने प्रत्याशी नहीं है। भाजपा ने प्रत्याशी जो है आयातित किए हैं, एक को कांग्रेस से तोड़कर पार्टी में शामिल किया गया है, तो दूसरे प्रत्याशी को फरीदाबाद हरियाणा से लाया गया है और अन्य दलों में रह चुका है। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बन सकती है। हालांकि बद्रीनाथ अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो राजेंद्र भंडारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनका भी अपना कैडर वोट वहां पर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का गृह क्षेत्र वो है, तो ऐसे में उनका भी जो है साथ उन्हें मिलेगा। तो ऐसे में काफ़ी जो है कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी की भी बात की जाए लखपत बुटोला की, तो वो भी लगातार जो है बद्रीनाथ सीट पर उनका है और ऐसे में वो भी लगातार वहां पर सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में जो है दोनों ही भाजपा और कांग्रेस के बीच वहां पर भी जो है सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में दोनों ही दलों के लिए ये उपचुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव अहम इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी अभी 5 लोकसभा सीटें जीती है, तो ऐसे में इन दोनों सीटों को भी जीतना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। और कांग्रेस पार्टी के लिए अहम इसलिए ये चुनाव है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव भी यहीं से कांग्रेस की जो है वो रखी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सभी जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में हार रही है। हालांकि मत प्रतिशत जरूर कांग्रेस पार्टी का बड़ा है, लेकिन हार का सामना कांग्रेस पार्टी को लगातार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये हाल ही में भी लोकसभा चुनाव की 5 सीटें कांग्रेस हारी है और तीसरी बार हारी है। तो उसके बाद जो है इन दोनों सीटों को जीतना कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम रहेगा। तो यानी कि दोनों दल अपनी पुरजोर तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बैठकों का दौर दोनों में जारी है। और ऐसे में कोई भी दल जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि दोनों ही दलों के लिए काफ़ी अहम ये उपचुनाव माना जा रहा है। अरुण, एक एक कर मैं दोनों ही विधानसभा जो सीटें हैं उसके समीकरण को समझने का प्रयास करूंगा और दर्शकों को भी समझाने का प्रयास करिए। चूँकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, अगर कुल मतदाता की बात करें तो मंगलौर में 1 से सवा लाख के बीच में मतदाता हैं। और इस लोकसभा चुनाव में 2024 के जो परिणाम रहे हैं उसमें मंगलौर में 23,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस आगे रही है। और अगर इसको विधानसभा के चुनावी नतीजे के हिसाब से देखें तो 23,000 से ज़्यादा जो मत हैं ये एक बहुत बड़ा जीत का मार्जिन माना जाता है इतने 1 से सवा लाख वोटर्स के बीच में। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव होने वाला है वहाँ पर इन जो वोटों को, जो वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े, इनको बीजेपी अपने पक्ष में कैसे लाएगी। मंगलौर की जो पूरी रूपरेखा है, जो सियासी गणित है, वो बड़ा कठिन होता दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए। और यही कारण है कि अब तक बीजेपी वहाँ पर जीत नहीं दर्ज कर पाई है। और लोकसभा चुनाव में भी आंकड़ा बीजेपी का बहुत कम रहता है वहाँ पर कांग्रेस के मुकाबले। जी रोहित, बिल्कुल देखिए, अगर मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो 2002 के बाद से ही ये सीट भाजपा कभी भी जो है सीट पर नहीं जीत पाई है। 4 बार इस सीट पर बसपा जीती है और 1 बार कांग्रेस जीती है। तो यानी कि ज़्यादा वर्चस्व इस सीट पर बसपा का माना जाता है। और जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बसपा इस सीट पर जीती थी और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन वो करीब 500 साढ़े 500 वोट से जो है वो हार गए थे। तो यानी कि काफ़ी कम मार्जिन जो है 2022 में कांग्रेस का हार का रहा था। लोकसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव में अगर बंगलौर सीट की अगर खासतौर पर बात की जाए तो मंगलौर सीट करीब 22 से 23,000 वोट से जो है कांग्रेस पार्टी जीती है। और पार्टी को यहाँ पर 21,000 वोट पड़ी, तो वहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी को 41,000 समथिंग जो है वोट यहाँ पर पड़ी। लेकिन बसपा, जिसकी परंपरागत सीट ये मानी जाती है और बसपा का काफ़ी वर्चस्व इस सीट पर माना जाता है, तो इस बार बसपा भी लोकसभा चुनाव में यहाँ काफ़ी पीछे रही है और करीब 5,000 वोट ही जो है वो बसपा को मिली है। यानी कि बसपा इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से भी पीछे रही है। तो ऐसे में बसपा के लिए भी कम चुनौती जो है यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के
परिप्रेक्ष्य में अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दोनों अलग होता है। विधानसभा का चुनाव जो है अलग से होता है और लोकसभा चुनाव जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर जो है वो लड़ा जाता है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना तमाम गणित लगा रही है, तमाम समीकरण बना रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर क्या कुछ समीकरण बनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो सीट है इस पर करीब 1.25 लाख वोटर हैं और 1.25 लाख वोटर में सबसे ज़्यादा जो वोटर इस सीट पर है वो मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में भाजपा के लिए बन सकती है, क्योंकि बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट वहां से उतारा है, दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को, और कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम का चेहरा वहां पर उतारा है काजी निजामुद्दीन को। तो ऐसे में जो है भाजपा के लिए भी चुनौती बन सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तमाम गणित वहां पर लगा रही है, तमाम समीकरण बना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो समीकरण है वो आगे उसके कितने काम आते हैं, जनता उस पर कितनी मोहर लगाती है, ये अभी 13 जुलाई को ही जो है वो स्पष्ट होगा। लेकिन अरुण, एक महत्वपूर्ण बात ये भी तो है कि जहां काजी निज़ामुद्दीन की अगर हम बात करें, कितने लंबे समय से वो मेहनत कर रहे हैं और वो उनका गृह क्षेत्र भी है और ऐसे वर्ग से आते हैं जिसके मतदाता सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। और इसके उलट अगर हम करतार सिंह भड़ाना को देखें तो चूँकि वो कह रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि काजी निज़ामुद्दीन के मुकाबले वो कहीं से कहीं तक ठहरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी रवि, देखिए काजी निज़ामुद्दीन की अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजी निज़ामुद्दीन लंबे समय से जो है मंगलौर से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। 2002 में काजी निज़ामुद्दीन बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने जीत हासिल की थी। 2007 में फिर बसपा के सिंबल पर उन्होंने जीत हासिल की। 2012 में वो कांग्रेस में आए, फिर वो जो है हार गए थे। 2017 में उन्होंने जीत हासिल की कांग्रेस के सिंबल पर, 2022 में जो है वो हारे। तो ऐसे में 2022 में जब भी जो है काजी निज़ामुद्दीन हारे हैं तो उनका वोट का जो मार्जिन है वो ज़्यादा नहीं रहा है। और 2022 की भी अगर बात की जाए तो 500 वोट से वो हारे हैं। तो ऐसे में काजी निज़ामुद्दीन का भी काफ़ी वर्चस्व जो है उस सीट पर माना जाता है। और जब से ये सीट खाली हुई है सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद चलते, तो ऐसे में जो है उसके बाद से ही लगातार काजी निज़ामुद्दीन वहाँ पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है क्षेत्र में जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी वो पूरे जो है सक्रिय रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूमे हैं। और काजी निज़ामुद्दीन की अपने की ही जो है दम पर वो 21 से 22 हज़ार का मार्जिन जो है वो रहा है। तो ऐसे में काजी निज़ामुद्दीन का भी काफ़ी वर्चस्व वहाँ पर माना जाता है और ऐसे में भाजपा के लिए काफ़ी चुनौती जो है वो सीट बन सकती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह भड़ाना को वहाँ से मैदान में उतारा है, लेकिन करतार सिंह भड़ाना की अगर बात की जाए तो वो अन्य दलों में रहे हैं। हालांकि वो आज तक जिस भी दल से वो चुनाव लड़े हैं, जिस सीट से चुनाव लड़े हैं, जिस राज्य में चुनाव लड़े हैं, वो कोई चुनाव नहीं हारे हैं। लेकिन उत्तराखंड में अगर उनकी सियासी जमीन की बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कड़ी परीक्षा है। अरुण, एक सवाल महत्वपूर्ण और है। अब हम बद्रीनाथ सीट की अगर हम बात करते हैं तो क्या बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र भंडारी को वहां की जनता ने जिताकर विधानसभा भेजा और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच में विधायकी से इस्तीफा देना, कांग्रेस पार्टी छोड़ना, फिर बीजेपी से अब उपचुनाव लड़ना, तो ये कहीं टेढ़ी खीर तो राजेंद्र भंडारी के लिए बद्रीनाथ उपचुनाव में साबित तो नहीं होने वाली? जनता उनसे नाराज तो नहीं है कि खामखा हमारे वोट को बर्बाद किया गया? जहां 5 साल के लिए हमने मैंडेट दिया था, आपने पार्टी छोड़ दी, जिस पार्टी को आप पानी पी पी के कोसते थे, आज उसी के साथ गलबैयां कर रहे हैं, उसी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो नेगेटिव फैक्टर है, ये हार का मुंह तो नहीं दिखाएगा राजेंद्र भंडारी को? जी रोहित, देखिए जिस तरीके राजेंद्र भंडारी 2022 में कांग्रेस के सिंबल पर विधानसभा चुनाव जीते थे और ऐसे में उसके बाद से लगातार राजेंद्र भंडारी से कई बार ये सवाल भी पूछे गए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कई बार जो है इसको ये भी कहते दिखे कि कोई वो जो है अठन्नी चवन्नी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे शामिल हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। उनका भी जो है अपना वर्चस्व है, वो स्वाभिमानी लोग हैं। ऐसे उनके तमाम वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में और लोकसभा चुनाव के दरमियान भी ऐसी चीजें हुई, लेकिन वो लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बद्रीनाथ सीट को जीता है, करीब 8,000 के को जीता है, लेकिन कांग्रेस का भी मत प्रतिशत जो है बद्रीनाथ सीट पर बढ़ा है। तो ऐसे में राजेंद्र भंडारी जो कि कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो कांग्रेस ने उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी ये भी सवाल खड़े कर रही है कि जो भी आज तक उत्तराखंड के इतिहास में जो भी चुनाव हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि किसी का निधन हुआ हो या कुछ ऐसे किसी अन्य चीज के चलते जो है सीट खाली हुई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने विधायकी ही छोड़ दी है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि ऊंट, ये सियासी
ऊंट किस करवट बैठता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनावी समर बीजेपी के विजय रथ की कड़ी परीक्षा लेगा। चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और इस बार वो मंगलौर सीट के अभेद दुर्ग को भेदने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि अब की बार बीजेपी ने मंगलौर सीट से यूपी और हरियाणा से विधायक रहे करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाकर इस सीट पर दांव खेला है। हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही है और यही ऐसा ही ट्रेंड 2019 में था, 2014 में था, जबकि विधानसभा का स्थिति विपरीत रहती है क्योंकि यहाँ विधानसभा में स्थानीय मुद्दे अलग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रही है और लोकसभा में दूसरे स्थान पर रही है। इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं अब परिस्थितियां दूसरी हैं। लोगों ने बार बार स्थानीय जो मंगलौर के दो परिवार हैं उनको प्रतिनिधित्व देखते उनको मत दिया था, उनको यहाँ से जिताया। श्रीनगर स्थित वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीकोट में विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। जागरूकता दिवस 19 जून से 3 जुलाई तक मनाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों से उनके कार्यों और मेडिकल शिक्षा प्रदान किए जाने वाले प्रयासों के सुझाव लिए। साथ ही उन्होंने स्किल सेल एनीमिया के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उधर मौसम खराब होने के चलते ऋषिकेश एम्स में 4 हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग कराई गई, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर में योगी सरकार के मंत्री सवार थे, जबकि 3 हेलीकॉप्टर यात्री सवार थे जिन्हें सहस्त्रधारा हेलीपैड पर उतरना था। वहीं मौसम के सामान्य होने पर चारों हेलीकॉप्टरों ने अपने गंतव्यों की ओर उड़ान भरी और आगे की ओर रवाना हुए। उत्तरकाशी में क्षेत्र पंचायत डुमका की बैठक में क्षेत्र के विकास के साथ ही जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने पंचायत प्रतिनिधियों को अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हुए विकास कार्यों के फीडबैक से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराने का आग्रह किया। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को सदन में उठाए गए मामलों को लेकर मौके पर जाकर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर समाधान करने के निर्देश दिए। बहुत पुराना मुद्दा जिसको लेकर मैं पूर्व में भी बीडीसी के अंदर चर्चा करता रहा और 19 जनवरी जो 24 में हमारी बीडीसी हुई थी उसमें जो उस टाइम सीडीओ साहब ने जो है एक आदेश किया था कि वहाँ पर जो डॉक्टर थे 2008 से कार्यरत एडिशनल पीएचसी के अंदर एक आयुर्वेद जो डॉक्टर कार्यरत थे उनकी अनुपस्थिति को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब उनको बर्खास्त तो कर दिया गया है, लेकिन उस पर जो है सीडीओ साहब ने जो जांच का आदेश किया था वो जांच का आदेश उसी दिन समाप्त हो गया था। उसके बाद वो जांच हुई नहीं। आज जब सीडीओ साहब ने पूछा संबंधित अधिकारियों को भाई जांच का क्या रिपोर्ट है, तो पता चलता है कि जांच कोई कर ही नहीं गई है। ये बहुत ही शर्मनाक होता है कि एक जिले के उच्च अधिकारियों के आदेश को भी जब अधिकारी इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं तो ये मतलब किस तरह से ये समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो आज पुनः जो है जांच के आदेश सीडीओ साहब ने करे। डीएम साहब ने साफ निर्देश दिए हैं। काफ़ी चीज़ों में हमने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकांश शिकायतें पेयजल में जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थी, जो गांव में बैठकर डीपीआर बननी थी, बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना में जो विभागों के द्वारा सही तरीके से या स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर
न चल कर के जो आज डीपीआर में इतनी शिकायतें सामने आ रही है उसका निस्तारण करने का हमने निर्देश दिए हैं। जल संस्थान और जल निगम ने हमारे माननीय प्रधानगणों और बीडीसी मेंबर्स को ये अवगत कराया कि कितने उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और कितने अभी इनकम्प्लीट हैं, और उसका डेडलाइन भी दिया है। जहाँ पे स्रोत, कुछ जगह पे ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे स्रोतों का चयन में कुछ चूक हुई है, उसको डीएम सर ने इंस्ट्रक्ट किया है कि हमारे जो एक्शन टीम में जाएंगे और स्रोतों का चयन फिर से करेंगे, या फिर कहीं हमारे कुछ टोक छूट गए हैं, यानी पाइप्स ऊपर है अभी नीचे नहीं, ज़मीन के नीचे नहीं किए गए हैं, उनको सबको ठीक करने के निर्देश डीएम सर और चमोली जिले में देर शाम हुई बारिश ने चमोली के मौलानी और चंपावत के बुधवार देर शाम हुई बारिश ने मौलानी और जमरेड़ी गांव में भारी तबाही मचाई है। सड़क के और गांव के रास्ते नदी नालों में तब्दील हो गए। मौलानी के सामाजिक कार्यकर्ता टिंकू धामी ने बताया कि बारिश से मौलानी में बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश का पानी रौद्र रूप लेते हुए लोगों के घरों में घुस आया, जिससे खेतों और रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता चंपावत से हैं। लक्ष्मण, कैसी तबाही मचाई है कल जो देर शाम बरसात हुई है? तो संपर्क टूट गया है और काफ़ी तबाही मचाई है कल देर शाम हुई बारिश ने। उधर द्वारहाट में हल्की बारिश और तेज तूफान से कई फलदार पेड़ धराशायी हो गए। पेड़ों के गिरने से द्वारहाट दूनागिरी द्वारहाट कौसानी मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया, जिससे कई पर्यटक समेत यात्री जाम में फंस गए। पेड़ गिरने की खबर थाना द्वारहाट को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम आपदा प्रबंधन सामान के साथ मौके पर पहुंची और पेड़ों को रास्ते से हटाने के काम में जुट। पेड़ों को काटकर जेसीबी की मदद से हटाया गया। पौड़ी में इन दिनों जमकर पेयजल किल्लत हो रही है। पेयजल किल्लत से आम जनजीवन जो है बेहद प्रभावित है। शहर में पेयजल किल्लत दूर करने की मांग को लेकर छात्र संघ और आवाहन संस्था ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की। छात्रों ने पेयजल किल्लत के समय पानी के बिल भी माफ़ करने की मांग उठाई। छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल और आवाहन संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल का कहना है कि जल संस्थान बीते कुछ महीने से शहर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा है। बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी नानघाट योजना से जल संस्थान शहर वासियों की प्यास बुझाने में नाकाम दिख रहा है। बिंदु यह है कि जब पानी की किल्लत ये बताया जा रहा है कि पौड़ी में 1 से 1.5 MLT की किल्लत गर्मियों में जल संस्थान के पास होती है पानी की, तो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जब 4 महीने में से केवल 1 या 1.5 महीने लोगों के पास पानी पहुंचाए तो उसमें बिल में कटौती की जाए। क्योंकि जब आप किसी भी जो नेचुरल स्रोत है आप उसमें जाके देखेंगे तो रातों को 12-1 बजे तक वहाँ लोगों के डब्बे लेके लाइन लगी हुई है। जब लोगों ने पानी बिल पूरा देना है और पानी भी ना आए तो इसका फायदा क्या होगा। इसीलिए हमारी मुख्य मांग है कि बिल में 50% की बिल में कटौती की जाए। पानी के बिल यहाँ पे नगर पालिका का जो बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है उसके आधार पर सभी लोगों को दिया जाता है और इसके अस्थायी समाधान के लिए पहले भी मांग आई थी तो उसके जा रही है। तो जो जितना पानी यूज करेगा उसके हिसाब से लोगों को बिल भी जाएगा। तो उसमें चल रहा है, मीटरिंग की कार्रवाई चल रही है। MD2 के अंतर्गत जल निगम काम कर रहा है।
तो उसमें जो है मीटर लगा दिया जाएगा, तो जो जितना पानी यूज करेगा उसके हिसाब से ही उसको दिया जाएगा। पहले तो हम आज यहाँ पे आए थे जन संस्था में। पानी की दिक्कत है, हम पिछले विगत 3-4 महीनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 mlt पानी कम मिल रहा है, जैसे हमें सूचना मिली है। तो हम लोगों का मुख्य जो बात आज हम लोगों ने रखी है वो ये रखी है कि कहीं ना कहीं पौड़ी में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें आपका रोजगार से हो या आपके एक व्यापार तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं हमें बिल में कटौती, अगर बिल में सब्सिडी मिल जाएगी इस बिल में, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक राहत मिलेगी। तो हमारी आज की डिमांड जो है वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं बिल में एक कटौती, एक सब्सिडी मिल जाए, जो वाला हमारा बिल आने वाला है। इनसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलने आए थे हम लोग, और इस टॉपिक पे बात हुई कि 1 mlt पानी हर साल कम हो जाता है नान घाट से, क्योंकि वो उसका स्रोत जो है थोड़ा डाउन हो जाता है। तो हमने इनको ये निवेदन किया है कि जब आपको पता रहता है हर साल 1 mlt पानी कम हो जाता है, तो आप लोग मार्च या अप्रैल में उसकी पूरी तैयारी क्यों नहीं कर लेते पहले ही। और हमने एक रिक्वेस्ट और करी है इनसे, एक निवेदन किया है कि जब आप पानी के बिल के लिए इतनी पूरी डुगडुगी पिटवाते हैं पूरे शहर में, तो जिस वार्ड में पानी नहीं आता उसमें आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं करवाते हैं कि आज इस वार्ड में पानी नहीं आया। आदमी कम से कम पहले से ही प्रिपेयर हो रहे कि आज पानी नहीं आएगा, पानी जिस हिसाब से पानी रहेगा उस हिसाब से आदमी जो है उस पानी